खैर, कराची और दूसरी जगहों पर कुछ तो था, लेकिन आजाद कश्मीर में तो बिल्कुल नए सिरे से हर चीज तामीर करनी थी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा और सुना, उस वक्त मामूली चीजों के लिए भी वसाइल नहीं थे। तो आजाद कश्मीर जो चंद मुजाहिदीन ने भारत के तसल्लुत से आजाद किया, वहां कैसे मामला चलाए गए, मुझे क्या पता दोस्तों। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। मैं क्या, मेरे अब्बा जान भी पैदा नहीं हुए थे। चलें उस दौर में जो शख्स बतौर अफसर आजाद कश्मीर में काम कर रहा था उससे पूछते हैं। कुदरतुल्लाह शाहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी किताब शहाबनामा मकबूल भी है और मारूफ भी। वो अपनी किताब में उस दौर के हवाले से लिखते हैं, मौसम के लिहाज से बाहर दरख्तों के साय में बैठकर दफ्तरी काम करने का रिवाज था। दिन भर भारत के बम्बार त्यारे हमारे ऊपर से दाएं या बाएं जाने परवाज करते हुए गुजरते। कई बार भारतीय त्यारों की उड़ान इस कदर नीचे होती कि हमें पायलटों के सर तक नजर आ जाते थे। सफा नंबर 269, शहाबनामा, कुदरतुल्लाह शाहब, छठा शुमारा, 2015, संगे मील पब्लिकेशंस, लाहौर। किताब में शाहब साहब एक दिलचस्प वाकया लिखते हैं कि क्योंकि दफ्तर तो थे नहीं, आप पढ़ चुके हैं कि दरख्तों के नीचे बैठकर काम करने का रवाज था, तो लुगत कहां से होती, जो उस वक्त बहुत महंगी भी थी। लिहाजा एक साहब थे राजा मोहम्मद याकूब, उन्होंने एक वक्त में पूरी अंग्रेजी लुगत हिफ्ज कर ली थी। तो जब भी हिज्जे या मायने में किसी किस्म की कोई उलझन होती, कोई लफ्ज ढूंढना होता, तो उनसे इस्तेफादा किया जाता था। इसी तरह उन्होंने महकमा तालीम के सेक्रेटरी का भी जिक्र किया, जिनका नाम था कैप्टन सफदर। ये आज के कैप्टन सफदर नहीं, जो मोहतरमा मरियम नवाज के शोहर हैं। वो कैप्टन साहब बगैर तनख्वाह और बारात काम करते थे। उन्होंने जब पता चला उन्हें कि मुजफ्फराबाद को आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत बनाया जा रहा है, पैदल दस्तावेजात अपने साथ लिए मुजफ्फराबाद तक सफर किया, जो उन्होंने 2 रोज में तय किया। सफर नंबर 273, जनरल रिटायर्ड मूसा खान, जो पाकिस्तान के चौथे सिपहसालार थे, अपनी खुद नविश में लिखते हैं कि जब वो ब्रिगेडियर थे, पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में वो बजरिया साइकिल GHQ जाते थे। सफर नंबर 100, जवान टू जनरल, जनरल मूसा, रॉयल बुक कंपनी, 2008। अब सोचें, आज तो एक SHO भी बगैर गाड़ी के दफ्तर नहीं जाता, उस वक्त एक ब्रिगेडियर। खैर, वक्त की बात है, लेकिन ये ना समझिए कि उस दौर में गाड़ियां इजाद ही नहीं हुई थी। गाड़ियां थी उस दौर में, लेकिन सरकार के पास वसाइल नहीं थे। लिहाजा अफसरान पैदल जाते थे, साइकिल में दफ्तर जाते थे। जिन मुसर्रत हुसैन जुबैरी साहब का जिक्र आ चुका है पहले इस मजमून में, वो भी लिखते हैं उसी सफे में जिसका हवाला मैं दे चुका हूं कि वो पैदल दफ्तर जाया करते थे। और यकीन माने, जनरल मूसा ने ना मुसर्रत साहब ने उस हालत पर अफसोस का इजहार किया। दोनों लिखते हैं कि यह वक्त बड़ा हसीन और दिल को सुकून देने वाला था। ये तो अफसरान की खुद नविश्त में आपको सुना रहा हूं। मीडिया से वाबस्ता लोग भी उस वक्त को ऐसे ही याद करते हैं। आगा नासिर साहब, PTV और रेडियो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने अलिफ नून जैसे मशहूर टीवी खेल ड्रामा को पेश किया, जो खुद हिजरत करके पाकिस्तान आए और सारी तकालीफ जो मुहाजिरीन को पेश आई उससे बखूबी वाकिफ थे। वो अपनी किताब गुमशुदा लोग, संगे मील पब्लिकेशंस, 2012 में उस दौर के कराची का जिक्र करते हैं कि वो कराची आज की कराची से किस कदर मुख्तलिफ था। उसका अंदाजा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने 1950 के आगाज में कराची शहर देखा। अगरचे बेशुमार मसाइल थे, उस शहर के रहने वालों को हर रोज हर लम्हा नई नई दुश्वारियों से वास्ता पड़ता, मगर उनके माथों पर शिकन नहीं आती थी। सफा नंबर 43, हर आने वाला मुहाजिर अपने साथ लातादाद मसाइल और अनगिनत दिलखराश दास्तानें लेकर आता था। यह अजीबो गरीब जमाना था। औरत, बच्चे, बूढ़े जाने कहां कहां से अपना घर बार छोड़कर इस नए मुल्क में आ रहे थे। उनके घर लुट गए थे, उनमें से बहुत सौ के अजीज रिश्तेदार शहीद हो गए थे। तमाम परेशानियों और तशवीशनाक हालात के बावजूद उनके दिल अज़्म और हिम्मत से पुर थे। उन्हें इस नए मुल्क और खुद अपनी तकदीर पर मुकम्मल एतमाद था। वो रूनुमा होने वाले वाकयात से परेशान जरूर थे, मगर मुस्तकबिल से नाउमीद नहीं थे। सफर नंबर 261, ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के अफसरान और लोगों ने इस बात को देखा, क्योंकि बहुत से लोग कह सकते हैं कि देखे भाई, ये लोग तो ऐसा ही कहेंगे क्योंकि ये इनका मुल्क है या उस वक्त ये ताकतवर थे, लिहाजा अपनी तारीफ तो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एलेनोर रूजवेल्ट, जो अमेरिका के 32वें सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की अहलिया थी, जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया इस मुल्क के इब्तदाई दिनों में, तो उन्होंने देखा कि चंद आला अफसरान, ये जहन मेरे आला अफसरान, इतना काम कर रहे थे कि उनकी सेहत पर मनफी असर पड़ रहा था। पाकिस्तान के इब्तदाई 5 सालों में 13 में से 4 सेक्रेटरीज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का शिकार हो चुके थे। सफर 93 ता 94, द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान, इल्हान नियाज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पाकिस्तान। कुर्बानी का जज्बा महज सरकारी अफसरान तक महदूद न था। सियासतदान और हुकूमती ओहदेदारान भी उस वक्त इस जज्बे से सरशार थे। मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नवाब लियाकत अली खान साहब का एक किस्सा जमशेद माकर साहब अपनी किताब कवर पॉइंट सफा 26 से 27 में लिखते हैं। माकर साहब ने लिखा कि वैसे तो लियाकत अली खान साहब बड़े खुश मिजाज इंसान थे और हमेशा वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते थे, लेकिन एक दिन वो दोपहर के खाने के वक्त देर से पहुंचे और गुस्से में थे। जमशेद माकर लिखते हैं कि वजह यह थी कि एक अफसर ने उन्हें एक दस्तावेज दिया जिसको देखकर लियाकत अली खान साहब तैश में आ गए। उस जमाने में जो लोग भारत में अपनी जमीनें जायदाद छोड़कर आए थे, उनके लिए उस वक्त ये गुंजाइश रखी गई थी कि वो पाकिस्तान आकर
उस कदर जमीन और जायदाद रियासत से ले सकते हैं। वो अलग बात है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हुआ होगा और कई हकदारों के लिए मुश्किलात भी पैदा हुई होंगी। याद रहे, लियाकत अली खान साहब नवाब और रईस थे, अपनी कई कीमती जमीनें छोड़कर आए थे भारत में। दिल्ली का अपना घर पाकिस्तानी सिफारत खाने के लिए वक्फ कर दिया, लिहाजा उस अफसर ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की। अलबत्ता कुछ गलत ना किया। जितनी लियाकत अली खान की जायदाद भारत में थी, उसी के हूबहू पाकिस्तान में नवाब साहब को उन्होंने जमीन और जायदाद मुख्तस करके दे दी। लेकिन लियाकत अली खान साहब तैश में आ गए। उस दस्तावेज को फेंक कर अफसर की शदीद लफ्जों में सरजनिश की। कहा कि जब सारे भारत से आए पनाह गुजीरों को रिहाइश मिल जाए तब मेरे काम पर तवज्जो देना। मार्कर साहब लिखते हैं कि लियाकत अली खान ने उन्हें ऐसे अफसरान के मुतालिक कहा, इस किस्म के अफसर हमें तबाह कर देंगे। अगर यकीन नहीं आता तो आजम खान और इमरान खान की ऑडियो लीक सुन लें। ये थे वो लोग जिन्होंने हमें हकीकी आजादी दिलाई। ढोंगियों से इज्तनाब कीजिए जो हकीकी आजादी का जाली मंजन बेचते हैं। ये जालसाज खुद आजादी मार्च में नवाब साहबों की तरह 2 बजे पहुंचते हैं जब दिन आधा गुजर चुका होता है। ये पैदा नवाब नहीं हुए थे, लेकिन नवाबों वाले सारे अमाल हैं। लेकिन लियाकत अली खान साहब नवाब पैदा हुए, लेकिन जब गए तो एक आम आदमी की मानंद गए।